हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डिकेला फर्स्ट स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम 10th क्लास का हिंदी का देख सकते हैं। फ्रेंड, कुल 600 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं आज हम लोग 10th क्लास का हिंदी का निचोड़ वीडियो लेकर आए। फ्रेंड, एक ही वीडियो में 600 ऑब्जेक्टिव है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न देखते हैं कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा के लेखक है फ्रेंड जो श्रीनिवास हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास का पूरा नाम हो जाएगा वेंकटेश अयंगार। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि श्रीनिवास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 6 जून 1891 को कोलार, देख सकते हैं कोलार के कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट, श्रीनिवास जी किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। तो यह श्रीनिवास जी है जो कन्नड़ साहित्य के, कौन का साहित्य के, कन्नड़ साहित्य के। नेक्स्ट, श्रीनिवास ने दही वाली मगम्मा कहानी को किस साहित्य में लिखी थी। तो यह कन्नड़ साहित्य में लिखी थी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद हिंदी में किसने किया था। तो यह बी.आर. नारायण ने किया था। किसने किया था फ्रेंड। तो यह वी.आर. नारायण ने किया था। नेक्स्ट, हिंदी एकेडमी में श्रीनिवास को की कहानी संकलन कथेलुगु कब पुरस्कृत किया गया। तो यह फ्रेंड 1968 में पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि श्रीनिवास को और कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो श्रीनिवास जी को और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, दही वाली मगम्मा कहानी किससे ली गई है। तो यह नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। नेक्स्ट, मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा दही बेचती थी। चलिए 11 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड कि महीनों के बाद पैसे लेने की प्रक्रिया कन्नड़ में क्या कहलाता है। तो महीनों के बाद जो पैसे लेने की प्रक्रिया कन्नड़ में बारी कहलाता है। नेक्स्ट, मगम्मा किस गांव की रहने वाली है। तो मगम्मा थी फ्रेंड जो वेंकटपुर, देख सकते हैं वेंकटपुर की थी। एबलूर कहाँ था। तो एबलूर था फ्रेंड, देख सकते हैं, सॉरी फ्रेंड, वेंकटपुर कहाँ था। तो वेंकटपुर अबलूर के पास था। कहाँ था फ्रेंड, अबलूर के पास। नेक्स्ट, अबलूर के पास कौन सा गांव था। तो अबलूर के पास वेंकटपुर गांव था। कौन, वेंकटपुर। मगम्मा दही कहाँ बेचती थी फ्रेंड। तो मगम्मा दही बेंगलुरु शहर में बेचती थी। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि मगम्मा अपना सारा दुख किसे सुनाती थी। तो यह श्रीनिवास की माँ को। नेक्स्ट, मगम्मा का विवाद किसके साथ हुआ। तो बहू के साथ हुआ था। नेक्स्ट, मगम्मा सबसे ज़्यादा प्यार किससे प्यार करती थी। तो वह अपने पोते से प्यार करती थी। नेक्स्ट, मगम्मा का विवाद बहू के साथ किस बात को लेकर हुई। तो यह पोते की पिटाई को लेकर हुई थी। चलिए नेक्स्ट, मगम्मा के गांव का जुआरी आदमी का क्या नाम था। तो मगम्मा के जो गांव का जुआरी आदमी था वह रगम्पा था। मगम्मा, सॉरी, रगम्पा मगम्मा क्या चाहता था। रगम्पा था जो मगम्मा से क्या चाहता था। तो पैसा चाहता था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि रास्ते में कुआं का क्या नाम था। तो रास्ते में जो कुआं था उसका नाम था अमराई का कुआं। नेक्स्ट, मगम्मा के बहू का क्या नाम था। तो मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। नेक्स्ट, मगम्मा और बहू के बीच किस चीज की लड़ाई थी। तो मगम्मा और बहू के बीच थी वह स्वतंत्रता की लड़ाई थी। नेक्स्ट, ढहते विश्वास के लेखक कौन है। तो ढहते विश्वास के लेखक हैं सातकोड़ी होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं कि सातकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं। तो सातकोड़ी होता है जो उड़ीसा के प्रमुख कथाकार है। नेक्स्ट, सातकोड़ी होता लेखक का जन्म कब हुआ था। तो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। नेक्स्ट,
सातकोरी होता लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह देख सकते हैं मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। कहाँ? मयूरभंज उड़ीसा में। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, जो नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि उड़ीसा में किसके अध्यक्ष रह चुके थे? तो यह राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके थे सातकोरी होता जी। नेक्स्ट, सातकोरी होता जी उड़ीसा सरकार के किस विभाग के सचिव रह चुके थे? तो यह फ्रेंड देख सकते हैं वाणिज्य विभाग का यह सचिव रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो ढहते विश्वास जो कहानी है वह राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा संपादित किया गया था। नेक्स्ट, ढहते विश्वास कहाँ का चर्चित कहानी है? तो ढहते विश्वास है जो उड़ीसा की चर्चित कहानी है। ढहते विश्वास किस प्रकाशन तथा कहाँ से संभार संकलित है? तो यह विभूति देख सकते हैं विमूर्ति तक विमूर्ति प्रकाशन दिल्ली से यह समर संकलित है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ प्राइवेट नौकरी करता था? तो लक्ष्मण था फ्रेंड जो कोलकाता में प्राइवेट नौकरी करता था। लक्ष्मी के गांव का जमींदार का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के गांव का जमींदार नाम था तहसीलदार नाम था। लक्ष्मी छिटपुट किसके यहाँ काम करती थी? तो यह तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखेंगे फ्रेंड। 38 नंबर जो प्रश्न है कि लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो यह देवी नदी के बांध के नीचे था। देवी नदी पर कौन सा बांध हुआ था? तो देवी नदी पर होता था फ्रेंड देलई बांध। कौन बांध? देलई बांध जो देवी नदी पर बना हुआ था। लक्ष्मी के पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के पड़ोस के जो पढ़ाकू लड़का था वह गुणनिधि नाम था। हीराकुंड बांध कहाँ था फ्रेंड? तो हीराकुंड बांध संबलपुर में स्थित था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किस महाराजा ने पत्थर का बांध बनवाया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा देख सकते हैं यायाति के महाराजा हैं। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध में काम करते समय किसके ससुर पत्थर के नीचे दबकर मर गए? तो यह लक्ष्मी के जो ससुर हैं वह हीराकुंड में बांध बनाते समय पत्थर के नीचे दबकर मर गए थे। चलिए लक्ष्मी के कितने संतान थे? तो लक्ष्मी के 4 संतान थे। नेक्स्ट, लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था। नेक्स्ट, लक्ष्मी क्या पालती थी? तो गाय, बछड़ा और 2 बकरियां पालती थी लक्ष्मी। नेक्स्ट, आसपास के लोगों को सतर्क कौन कर रहे थे? तो गुणनिधि, अच्युत और शंकर। देख सकते हैं आसपास के लोग को सतर्क गुणनिधि, अच्युत, शंकर और देख सकते हैं मकरा, चंद्रा, ये सब मिलकर आपस के जो लोग थे वहाँ के उसको सतर्क कर रहे थे। चलिए स्कूल कहाँ था फ्रेंड? तो स्कूल टीले के नीचे था। स्कूल के 4 कमरे में लगभग कितने लोग भर गए थे? तो स्कूल के 4 कमरे में लगभग 200 लोग भर गए थे। बरगद का पेड़ कहाँ था? तो शिव मंदिर के पास था। बरगद का पेड़ कहाँ? शिव मंदिर के पास था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि माँ कहानी के कहानीकार कौन है? तो यह ईश्वर पेटलीकर है। ईश्वर पेटलीकर कौन सी लोकप्रिय कहानीकार हैं? तो यह ईश्वर पेटलीकर हैं जो गुजराती के कहानीकार हैं। चलिए ईश्वर पेटलीकर की सुप्रसिद्ध कहानी कौन है? तो खून की सगाई। इनका जो प्रसिद्ध कहानी है वह खून की सगाई है। चलिए 54 नंबर जो प्रश्न देखेंगे कि ईश्वर पेटलीकर के लोकप्रिय उपन्यास कौन है? तो काला पानी है जो इनका लोकप्रिय उपन्यास है। माँ कहानी किसके द्वारा संपादित किया गया? तो माँ कहानी के जो संपादित है वह गोपाल दास नागर द्वारा संपादित किया गया है।
पागल और गूंगी लड़की का क्या नाम था? तो पागल और गूंगी लड़की का जो नाम था वह मंगू नाम था। चलिए देख सकते हैं 57 नंबर जो प्रश्न है कि मंगू की माँ अस्पताल में क्यों मना देख सकते हैं मंगू की माँ अस्पताल को क्या मानती थी? तो यह गौशाला। मंगू के जो माँ है वह अस्पताल को गौशाला मानती थी। मंगू की बड़ी बहन का विवाह कब हुआ था? तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह 14 वर्ष की आयु में कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। क्या? कम्मू। कुसुम कौन थी? तो कुसुम मंगू के गांव की एक लड़की थी। कुसुम कुसुम कहाँ पढ़ती थी? तो कुसुम कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। कहाँ? कन्या विद्यालय में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि कुसुम के पागलपन कितने महीने में ठीक हो गया? तो कुसुम के पागलपन था वह 2 महीने में ठीक हो गया। कितना महीना? 2 महीने में। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजाता। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का वास्तविक नाम है देख सकते हैं एस रंगराजन है जो सुजाता का वास्तविक नाम है। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935 को सुजाता का जन्म हुआ था। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था सुजाता का जन्म। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि करैललान सेवन कापू कनवतु तोलीरसैला किनका उपन्यास है? तो यह सुजाता का ही उपन्यास है। नगर कहानी के अनुवाद कौन किए थे? तो के.ए. जमुना। नगर कहानी का जो अनुवादक है वह के.ए. जमुना है। नगर कहानी कहाँ से संभार संकलित है? तो यह नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से यह संकलित है। पंड्य लोग की दूसरी राजधानी क्या है? तो मदुरै है। पांड्य लोग की दूसरी राजधानी मदुरै है। मदुरै का प्राचीन मानचित्रों में किस नाम से उल्लेखित है? तो यह मथुरा के नाम से उल्लेखित है। मदुरै अंग्रेजों द्वारा किस नाम से प्रचलित है? तो मदुरा के नाम से प्रचलित था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं कि मदुरै यूनानी लोगों द्वारा किस नाम से प्रचलित है? यह मदोरा के नाम से प्रचलित है। मदोरा कहाँ जाने वाला नगर किस नाम से प्रचलित है? तो यह मदुरै नाम से प्रचलित है। बल्ली अम्बाल की पुत्री का क्या नाम था? तो बल्ली अम्बाल की जो पुत्री थी उनका नाम पामपति थी। पामपति को पहले दिन कौन सी बीमारी थी? तो पामपति को पहले दिन बुखार था। क्या था? बुखार था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि पामपति अपनी माँ के साथ किस विभाग की प्रतीक्षा कर रही थी? तो यह वाहिरंग रोगी की प्रतीक्षा कर रही थी। बड़े डॉक्टर किस कक्षा के छात्र को पढ़ाते थे? तो यह स्नातकोत्तर के छात्र को पढ़ाते थे। बड़े डॉक्टर क्या थे? तो यह एक प्रोफेसर थे। चलिए 80 नंबर जो प्रश्न है कि पामपति किस रोग से ग्रसित थी? तो यह मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। किस डॉक्टर ने पामपति के रोगों को देखने का केस लिया था? तो यह डॉक्टर धनशेखरन देख सकते हैं धनशेखरन ने पामपति के रोग को देखने के लिए केस लिया था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर धनशेखरन की सारी बात किसे समझाया? तो यह श्रीनिवासन को समझाया। क्लर्क ने पामपति के माँ को कितने नंबर कमरे में भेजने को कहा? तो यह फ्रेंड देख सकते हैं क्लर्क ने पामपति की माँ को कितने नंबर कमरे में भेजने को कहा? तो यह 48 नंबर कमरा। कितना? 48 नंबर कमरा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बड़े डॉक्टर मेनिंजाइटिस नामक बीमारी के कुछ नई दवाओं के बारे में कहाँ से पढ़
पढ़कर आए थे? तो यह हो जाएगा, देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वह ब्रिटिश मेडिकल जर्नल से पढ़कर आए थे। नेक्स्ट, पामपति कितने साल की थी? तो पामपति का उम्र था 12 बरस, देख सकते हैं 12 साल था। बल्ली अम्बाल अपनी बेटी की बीमारी ठीक होने के लिए किस भगवान का भेंट चढ़ाने की मन्नत मांगी रही? तो यह देख सकते हैं वैदिश्वरन जी के मंदिर जाकर मन्नत मांगी थी। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार साबरदैया। साबरदैया किस भाषा के कहानीकार हैं? तो साबरदैया हैं जो राजस्थानी भाषा के कहानीकार हैं। सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के 3 बेटे थे। चलिए 90 नंबर जो प्रश्न है कि सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो सीता के बड़े पुत्र का नाम कैलाश था। सीता के दोनों बेटों का क्या नाम था? तो सीता के जो दोनों बेटे का नाम था वह नारायण और बिरजू था। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? तो कैलाश की पत्नी का नाम था फ्रेंड राधा। बिरजू के पत्नी का क्या नाम था? तो बिरजू के पत्नी का नाम था पुष्पा, देख सकते हैं पुष्पा। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नारायण के पत्नी का क्या नाम था? तो नारायण के पत्नी का नाम था भबरी। क्या नाम था? भबरी। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो यह 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह मेहू के मध्य प्रदेश में हुआ था भीमराव अंबेडकर का जन्म। भीमराव अंबेडकर का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? तो यह दलित परिवार में हुआ था। देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो मेहू में ही हुई थी, अपने गांव मेहू में ही। भीमराव अंबेडकर के उच्च स्तर शिक्षा कहाँ हुई थी? तो यह न्यूयॉर्क के अमेरिका में हुआ था। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए भीमराव अंबेडकर के उच्चतर शिक्षा किन्ने प्रोत्साहन से हुई? तो यह बड़ौदा के, देख सकते हैं बड़ौदा के प्रोत्साहन से हुई थी। न्यूयॉर्क के बाद फिर अंबेडकर जी कहाँ गए? तो यह लंदन इंग्लैंड चल गए थे। नेक्स्ट, संविधान के निर्माता कौन है? तो संविधान समिति के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी हैं। भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के मुख्य कितने व्यक्ति थे और कौन कौन हैं? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो दिसंबर 1956 दिल्ली में हुई थी। बाबा साहब के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भीमराव अंबेडकर जी जाने जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने संपूर्ण वाग्मय कितने खंडों में प्रकाशित किए? तो यह 21 खंडों में प्रकाशित किए थे। कितने? 21 खंडों में। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा पर भाषण कब और किस सम्मेलन में तैयार किए? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में तैयार किए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण कौन है? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट है। इनका जो विख्यात भाषण है एनहिलेशन ऑफ कास्ट है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसके द्वारा हिंदी में रूपांतर किया गया है? तो इनहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतर ललई सिंह द्वारा किया गया। किनके द्वारा? ललई सिंह यादव के द्वारा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है देख सकते हैं कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न की बड़ी समस्या क्या है? तो यह है, देख सकते हैं निर्धारित कार्य। क्या है? निर्धारित कार्य हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे फ्रेंड, देख सकते हैं
आधुनिक मनु किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक मनु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो यह 18 फरवरी 1916 को हुआ था। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह पटना के बदरघाट में हुआ था। नेक्स्ट, नलिन बिलोचन शर्मा किस भाषा के थे? तो यह भोजपुरी भाषा के थे। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो पंडित रामावतार शर्मा था। नेक्स्ट, ललिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? तो यह रत्नावती शर्मा था। महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा किसमें विद्यमान थे? तो यह दर्शन और संस्कृत में विद्यमान थे। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा किस स्कूल में पढ़े? तो यह पटना कॉलेजिएट स्कूल में पढ़े थे। नलिन बिलोचन शर्मा ने किस विषय में और कहाँ से एमए किए? तो यह संस्कृत विषय में, संस्कृत और हिंदी विषय में देख सकते हैं कहाँ से किए थे? तो यह पटना विश्वविद्यालय से किए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब रहे थे? तो यह 1959 में रहे थे। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, सेन साहब के ड्राइवर का क्या नाम था? तो सेन साहब के ड्राइवर का नाम सोफर था। क्या? सोफर। सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? तो सेन साहब के बेटे का नाम खोखा कासू दोनों नाम था फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हैं कि सेन साहब की कितनी बेटी थी? तो सेन साहब की 5 बेटी थी। सीमा, रजनी, आलो, सफाली और आरती थी। गिरधर के बेटे का क्या नाम था? तो गिरधर के बेटे था जो मदन नाम था। क्या नाम था? मदन। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो लट्टू का खेल था। नेक्स्ट, खोखा कितने वर्षों का था? तो खोखा था फ्रेंड जो 5 वर्षों के था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो यह इंजीनियर बनाना चाहते थे। नेक्स्ट, सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए किसे बुलाए थे? तो यह बढ़ई को बुलाए थे। नेक्स्ट, पत्रकार, अखबार नवीस अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो यह जेंटल मैन बनाना चाहते थे। मदन लगभग कितने वर्ष का था? तो 5 या 6 वर्षों का था मदन। नेक्स्ट, सेन साहब के किस मित्र के कार का चक्का पंक्चर था? तो यह मिस्टर सिंह का। सेन साहब के किस मित्र का गाड़ी सकुशल था? तो यह मुकजी साहब की। मुकजी साहब किनके साथ चलते बने? तो पत्रकार महोदय के साथ चलते बने। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करते थे? तो यह किरानी की नौकरी करते थे। भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? तो भारत से हम क्या सीखें के लेखक मैक्स मूलर हैं। मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या था? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 को हुआ था मैक्स मूलर का जन्म। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था मैक्स मूलर का जन्म। नेक्स्ट, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेम मूलर था। मैक्स मूलर कितने वर्षों के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया? तो मैक्स मूलर जी 4 वर्ष के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया। चलिए 142 नंबर जो प्रश्न है
कि मैक्समूलर संगीत के अतिरिक्त कौन भाषा में निपुण थे? तो यह ग्रीक और लैटिन भाषा में। कितने वर्ष की अवस्था में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किए थे? तो इन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किए। किस विश्वविद्यालय में मैक्समूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था? तो यह फ्रेंड देख सकते हैं लिपजिंग विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय में? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि मैक्समूलर ने हितोपदेश को किस भाषा में अनुवाद करवाया? तो यह जर्मन भाषा में अनुवाद करवाए थे। मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने कराया? तो यह मैक्समूलर जी ने करवाया था। कंठ और केन क्या है? तो कंठ और केन एक उपनिषद है। क्या है फ्रेंड? उपनिषद है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए कि कंठ और केन उपनिषद का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया? तो यह मैक्समूलर साहब ने करवाए थे। मैक्समूलर को वेदांतियों के वेदांती किसने कहा? तो मैक्समूलर को वेदांतियों के वेदांती स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। वेदांतियों के वेदांती किन्हें कहा जाता है? तो वेदांतियों के वेदांती मैक्समूलर को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं मैक्समूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्समूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट, मैक्समूलर किसके प्रति अगाध आस्था रखते थे? तो यह भारत भक्ति और संस्कृतानुगारी एवं वेदों के प्रति। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट किसने तैयार की? तो यह जर्नल किंघम ने किया था। बौद्ध सम्राटों के द्वारा क्या निर्माण किया गया? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय निर्माण किया गया। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेरिटेगस था। कौन था फ्रेंड? वारेन हेरिटेगस। नेक्स्ट, वारेन हेरिटेगस को वाराणसी के पास क्या प्राप्त हुआ था? तो 172 दारिश नामक सोने के सिक्के। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि वारेन हेरिटेगस ने सोने के सिक्के किसे भेजवा दिए? तो यह अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजवा दिए, कंपनी के निर्देशक को भेजवा दिए। नेक्स्ट, वारेन हेरिटेगस को कहाँ पहुँचते ही सोने के सिक्के को नष्ट कर दिया गया? तो वारेन हेरिटेगस को जो इंग्लैंड पहुँचते ही, देख सकते हैं इंग्लैंड पहुँचते ही सोने के सिक्के को नष्ट कर दिया। प्रचलित कहावती और दंत कथाओं के प्रमुख श्रेता किस धर्म को माना जाता है? तो यह बौद्ध धर्म को माना जाता है। नेक्स्ट, यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो एवं क्रिस्टल्स के कौन सी कहावत मिली है? तो यह शेर के खाल में गदहा, शेर के खाल में गदहा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे फ्रेंड 161 नंबर। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, भारत के साथ यूरोप के व्यवसायिक संबंध की बात किसमें कहा गया? तो यह बाइबल में कहा गया। भारत किनकी धर्म भूमि है? तो यह ब्राह्मण और वैदिक की धर्म भूमि है। भारत किस धर्म की जन्मभूमि है? तो यह बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है। भारत किस धर्मों का शरण स्थली है? तो यह पारसियों के जरयूथ्स की। किस भाषा से संस्कृत का काल पुराना है? तो यह ग्रीक भाषा से। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं फ्रेंड कि लैटिन शब्द के रहस्य को खोलने के लिए किस भाषा का सहारा लेना पड़ा? तो यह फ्रेंड ग्रीक भाषा का सहारा लेना पड़ा। कौन भाषा? ग्रीक भाषा। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न देखेंगे फ्रेंड देख सकते हैं
कि ग्रीक भाषा के शब्द निर्माण का कुंजी कौन है? तो यह लैटिन है। नेक्स्ट, लैटिन भाषा में अग्नि को कहा जाता है तो इग्निस कहा जाता है। क्या? इग्निस कहा जाता है। लिथुआनियम भाषा में अग्नि को क्या कहा जाता है? तो उगिन्स कहा जाता है। स्कोटिक भाषा में अग्नि को क्या कहा जाता है? तो इंगले कहा जाता है। और ग्रीक भाषा में चूहा को क्या कहा जाता है? तो मूस कहा जाता है। और लैटिन भाषा में चूहा को कहा जाता है तो यह मूस कहा जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट नंबर 173 नंबर प्रश्न है कि पुरानी सवेलियंस भाषा में चूहे को क्या कहा जाता है? तो यह माइस कहा जाता है। क्या? माइस। पुरानी उच्च जर्मन भाषा में चूहे को क्या कहा जाता है? तो यह मूस कहा जाता है। नेक्स्ट, असीम किस भाषा के योग्य से बनी है? तो यह प्राकृतिक और प्रत्यय की भाषा से। असीम को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? तो एसीम कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि एसीम भाषा में कौन सी क्रियाएं मिलती हैं? तो यह यौगिक क्रियाएं मिलती हैं। असीम का अर्थ क्या है? तो यह मैं हूँ आर्य भाषाओं के ऐसी मिलती हैं। भारतीय के पुरातत्व भाषा कौन है? तो सबसे पुराना भाषा संस्कृत है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं कि साहित्य कितने लंबे काल तक फैला हुआ है? तो 3000 से भी अधिक है। मैक्स मूलर को किस शिक्षक मास्टर ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा है जो ग्रीक और लैटिन और जर्मन रूस के समान है? तो यह बताए थे डॉक्टर कली ने सर्वनाम और धातु रूप से बताए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं फ्रेंड कि अमेरिका के लोगों अपनी किस मूल भाषा को भूल गए? तो अमेरिका के लोगों अपने मूल भाषा अंग्रेजी को भूल गए। अमेरिका के लोगों को कितने वर्ष बाद अकस्मात मालूम हुआ कि 17वीं सदी में ही ऐसी अंग्रेजी साहित्य विद्यमान है? तो यह 2-3 हजार बाद। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स को किस देश को देखने की ललक थी? तो सर विलियम जोन्स को भारत देखने की ललक थी। सर विलियम जोन्स ने समुद्री यात्रा कब किया? तो यह 1783 में किए थे। सर विलियम जोन्स ने बाईं ओर कौन से देश था? तो यह फारस ईरान था। क्या? फारस ईरान। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह आरा दुबे के छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो यह 1907 में हुआ था। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा द्विवेदी जी को किससे सम्मानित किया गया? तो यह पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा द्विवेदी जी को किनकी उपाधि मिली थी? तो यह डिलीट की उपाधि मिली थी। किनकी? डिलीट की उपाधि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ही मिला था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में क्या थे? तो वह प्रोफेसर थे। क्या थे? प्रोफेसर थे। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो यह 1700 देख सकते हैं 79 में दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, लखनऊ क्यों सॉरी फ्रेंड देख सकते हैं मिस्टेक हो गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? तो यह एक ललित निबंध है। क्या है फ्रेंड?
नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने की? तो लेखक की छोटी बेटी ने किया था। नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस प्रवृत्ति को प्रमाणित करता है? तो यह पार्श्विक वृत्ति की ओर प्रमाणित करता है। नेक्स्ट, नाखून कितने दिन बाद बढ़ जाते हैं? तो हर 3 दिन बाद नाखून बढ़ जाते हैं। चलिए 199 नंबर प्रश्न है कि देवताओं के राजा इंद्र के ब्रज किससे बना? तो दधीचि मुनि की हड्डी से। दधीचि मुनि की हड्डी से बना। लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य क्या था? तो नख और दांत वाल, देख सकते हैं दांताब लंबी थी लाखों वर्ष पूर्व। कुछ हजार साल पहले मनुष्य नाखूनों को किसके लिए उपयोग में लाने शुरू किया? तो यह देख सकते हैं किसके लिए? तो सुकुमार और विनोदों के लिए। नेक्स्ट, किसके काम सूत्र से पता चलता है कि, तो चलिए देख सकते हैं किसके काम सूत्रों से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य नाखूनों को जमकर संवारता है। तो यह वत्स्यान और काम सूत्रों के अनुसार पता चलता था। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ है? तो इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता। क्या? अधीनता। सहजात वृत्ति किसका नाम है? तो अनजानी स्मृति का। नेक्स्ट, दीर्घकालीन संस्कारों का फल क्या है? तो यह सावधानता है। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, सावधानता को किस रूप में सोचना नहीं चाहिए? तो यह अधीनता के रूप में नहीं सोचना चाहिए। इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ होता है? तो इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अधीनता। स्वाधीनता का क्या अर्थ है? तो अपने ही अधीन रहना। स्वाधीनता का अर्थ होता है अपने ही अधीन रहना। स्वाधीनता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो यह सेल्फ डिपेंडेंस। स्वाधीनता को अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंस। और हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल क्या है? तो यह स्वाधीनता है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है? तो यह अधीनता को स्वाधीनता के रूप में सोचना। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि दूसरे के सुख दुख के प्रति क्या संवेदना होती है? तो यह श्रद्धा तप और त्याग होती है। क्या? श्रद्धा तप और त्याग होती है। नेक्स्ट, मनुष्य की चरित्रता था किसमें है? तो यह प्रेम, मैत्री और त्याग में है। गुणकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1935 में हुआ था। गुणकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में गुणकार मूल्य जी का जन्म हुआ था। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, गुणकार मूल्य जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? तो वह अपने गांव में ही हुई थी। गुणकार मूल्य जी की शिक्षा किस भाषा में हुई थी? तो यह मराठी भाषा में हुई थी। गुणकार मूल्य जी की मराठी भाषा में कहाँ तक शिक्षा प्राप्त हुई की? तो यह मिडिल स्तर तक। मिडिल स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह कहाँ चले गए थे? तो वह वर्धा चले गए थे। नेक्स्ट, वर्धा में वे कितने वर्षों तक नौकरी किए? तो 2 वर्षों तक नौकरी किए थे। नेक्स्ट, गुणकार मूल्य ने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई कहाँ और किस विषय में की है? तो यह देख सकते हैं इलाहाबाद में किए थे, और गणित के विषय में। कौन सा विषय में? गणित के विषय में किए थे। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं कुछ शोरगुल के कारण फ्रेंड वीडियो रिकॉर्ड ना कर सकें, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में इसका दूसरा वीडियो, फिर से इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे फ्रेंड। तो चलिए, आई होप इसका पहला पार्ट आप लोग देख लीजिए और नेक्स्ट दूसरा पार्ट
फिर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।